दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिले संवाद के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर हम आपसे पूछें और आपके सामने ये बात कहें कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने हमारा नेशनल एंथम लिखा, राष्ट्रगान, उनसे क्या रिश्ता है? रविंद्र बाबू कोलकाता में पैदा हुए। बांग्ला के, अंग्रेजी के और दुनिया भर की कई भाषाओं के वो जानकार थे, ये बात सही है। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से उनका क्या नाता? देश विदेश वो घूमे, दुनिया भर के तमाम देशों में गए, बड़े बड़े सम्मान समारोहों में भाषण देने, लेक्चर देने, कॉन्फ्रेंस अटेंड करने। लेकिन गाजीपुर जैसे पिछड़े जिले में, पिछड़े इलाके में, पूर्वांचल के, आखिर रविंद्रनाथ टैगोर की क्या भूमिका है या क्या उनका कनेक्शन है गाजीपुर से? अगर इसके बारे में कोई पूछे तो वाकई अचरज की बात होगी। लेकिन दोस्तों, रिश्ता है और बहुत गहरा रिश्ता है। इतना गहरा रिश्ता है कि शायद ही रविंद्र बाबू के बहुत सारे प्रशंसकों को यह मालूम हो, उनके पाठकों श्रोताओं को भी यह मालूम हो कि रविंद्र बाबू अपनी धर्मपत्नी और अपनी बेटी बेला के साथ तकरीबन 6 महीना गाजीपुर में रहे। इतने बड़े परिवार में पैदा हुए। उनके पिता, उनके दादा बहुत अमीर लोग थे, लेकिन वो स्वयं एक छोटी जगह आकर करीब करीब 5-6 महीना रहे और तब वो नौजवान थे। और उन दिनों कोलकाता से, जो कलकत्ता उन दिनों था, वहां से गाजीपुर आने के लिए रास्ता भी कोई बहुत आसान नहीं था। दोस्तों, 7 मई 1861 को पैदा हुए रविंद्रनाथ टैगोर 1888 में गाजीपुर आए थे। 1888, 1888। और कैसे आए थे? वो कोलकाता से दिल्ली की तरफ जाने वाली ट्रेन पकड़कर दिलदार नगर नाम के एक रेलवे स्टेशन पर उतरे, जो गाजीपुर जनपद में आता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के। और वहां से उन्होंने फिर ताड़ी घाट की यात्रा की, जो एक छोटी लाइन 3 डिब्बे वाली गाड़ी चलती थी, रेल चलती थी। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान इसकी शुरुआत हुई थी, ओपियम फैक्ट्री के लिए। गाजीपुर में ओपियम की फैक्ट्री है, अफीम। तो उस ट्रेन में ये ताड़ीघाट पहुंचे और ताड़ीघाट पहुंचकर उन्होंने गंगा पार की। तब गंगा पर पुल नहीं था। ताड़ीघाट से गाजीपुर जाने के लिए एक छोटी सी नौका में, या संभवतः एक छोटा स्टीमर था, कोई जो भी रहा हो, स्टीमर या नौका, उससे उन्होंने अपनी पत्नी और एक छोटी सी बेटी बेला को लेकर वो गाजीपुर पहुंचे। और गाजीपुर पहुंचकर उन्होंने ओपियम फैक्ट्री के आसपास के ही इलाके में, जिसे गोरा बाजार कहते हैं, गोरा बाजार मतलब अंग्रेजों का बाजार, गोरे तब जनपद में जितने भी थे वो गोरा बाजार में रहते थे, तो गोरा बाजार नाम पड़ गया। तो गोरा बाजार में वो रहे, एक उनको बंगला मिल गया था। और बताया जाता है कि उनके एक रिश्तेदार या बहुत नजदीकी सज्जन थे जो ओपियम फैक्ट्री में काम करते थे, और उन्होंने उनको कहीं बंगला दिलवाया जहां वो रहे। अब गाजीपुर क्यों पहुंचे टैगोर, इसके बारे में तरह तरह की कहानियां हैं। लेकिन दोस्तों, जो मेरी जानकारी है कि शायद उनको गाजीपुर के बारे में पहली जो प्रेरणा मिली होगी वो हैबर के उस यात्रा वृतांत से मिली होगी, जिसमें उन्होंने कलकत्ता से सीलोन तक की अपनी यात्रा में गाजीपुर का वर्णन किया है। इसके अलावा ब्रिटिश लेखिका एम्मा रॉबर्ट्स ने भी गाजीपुर की चर्चा की है अपनी एक किताब में, और संयोगवश इन दोनों किताबों को रविंद्रनाथ टैगोर ने पढ़ा था। तो गाजीपुर की एक मोहक तस्वीर उनके दिमाग में कहीं ना कहीं, एक छवि ऐसी बैठ गई थी जहां उनको जाना चाहिए। और उसमें गुलाब की खेती, इत्र और तरह तरह के परफ्यूम के
जो 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 प्रोडक्शन के छोटी छोटी यूनिट, घरेलू यूनिट्स जो थी उन दिनों गाजीपुर में काफ़ी थी। गुलाब जल, इत्र सब बनाया जाता था और तरह तरह के फूलों की खेती होती थी आसपास के इलाकों में, और वो इत्र और गुलाब जल बनाने के एक तरह से बहुत ज़रूरी थे उसके लिए, तो इसलिए लोग खेती करते थे। और ओपियम की खेती तो होती ही थी, यानी अफीम की, जिसे पोस्ता कहते हैं, पोस्ता दाना उसका होता है। तो इन चीज़ों को देखने और समझने के लिए संभवतः वो आए। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात आपको बताऊं कि, तो दोस्तों मैं स्वयं गाजीपुर का हूं, मेरी पैदाइश गाजीपुर है, लेकिन लंबे समय तक स्वयं मुझे भी नहीं मालूम था कि इस देश का महानतम साहित्यकार, लेखक, बुद्धिजीवी, जिसे नोबेल प्राइज मिला उसकी रचना गीतांजलि पर, वो मेरे जिले और मेरे जिला मुख्यालय गाजीपुर में आकर रहा है। 2016 या 15 के आसपास मुझे पता चला कि रविन्द्रनाथ टैगोर गाजीपुर में आए थे, मेरे जिला मुख्यालय, और मैं तब बड़ा गौरवान्वित महसूस किया, बहुत खुशी हुई। इस बारे में मैंने गाजीपुर के एक बहुत ही जानकार प्रोफेसर डॉक्टर पीएन सिंह से भी मैंने चर्चा की जब मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई। और पीएन सिंह ने अपने कुछ शिष्यों को, वो वहाँ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में पढ़ाते थे और रिटायर हो चुके थे, तो उन्होंने लगाया मेरे साथ 2-3 अपने शिष्यों को, और वो कॉलेज दिखाने ले गए, फिर गोरा बाजार ले गए, फिर इसके बाद ओपियम फैक्ट्री वगैरह दिखाई दूर से, बाहर से, और फिर रविन्द्रनाथ टैगोर जिन जिन इलाकों में गुजरे रहे गाजीपुर के उस इलाके में, उनको भी उन्होंने दिखवाया। एक चबूतरा भी दिखाया जहां आकर रविन्द्रनाथ टैगोर अक्सर बैठते थे। और दोस्तों वहीं पता चला कि नौका डूबी, जो किताब बहुत मशहूर किताब उनकी है नौका डूबी, वह भी गाजीपुर में लिखी गई थी, और मानसी की बहुत सारी कविताएं भी गाजीपुर में लिखी गई। नौका डूबी की माना जाता है कि 2 चैप्टर कम से कम वहां पे गाजीपुर में लिखे गए, ये भी बताते हैं लोग। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो मुझे पता चली कि जिस तरह विवेकानंद प्रभावित हुए थे, वह भी बंगाल से थे, एक महान संत, एक महान तेजस्वी बौद्धिक। ठीक उसी तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर भी किसी से मिलने जुलने के लिए भले नहीं प्रेरित हुए, लेकिन गाजीपुर से मिलने के लिए वो जरूर प्रेरित हुए। उनको गाजीपुर की गंगा, गाजीपुर के घाट, गाजीपुर की फैक्ट्री, गाजीपुर का वो इलाका सब कुछ बड़ा मोहक लगता था जब उन्होंने किताबों में पढ़ा, और यहां आकर गाजीपुर वैसा ही लगा। अगर नहीं लगा होता तो फौरन लौट गए होते 2-4 दिन, 10 दिन के बाद। 6 महीना रह जाना ये कोई साधारण बात नहीं है। और बताते हैं कि जो गाजीपुर की अफीम फैक्ट्री थी या है, उसमें उन दिनों गगन चंद राय नाम के एक बड़े अफसर काम करते थे, जो टैगोर साहब के परिवार के करीबी थे या रिश्तेदार थे। उसी सिलसिले में मैं समझता हूं कि वो एक जरूर कनेक्शन था, एक कनेक्ट था कि गाजीपुर में आएंगे तो हम रह सकते हैं, जी सकते हैं, और एक मिलने जुलने का सिलसिला एक किसी अपने निकटस्थ व्यक्ति से बना रह सकता है। तो वो यही सज्जन थे। दोस्तों बड़ी दिलचस्प बात है कि टैगोर के जो दादा थे प्रिंस द्वारकानाथ टैगोर, उनकी स्वयं उनका जो बिजनेस था, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, बहुत बड़े, मतलब वो जमींदार भी थे। वो कोयला के क्षेत्र में, जूट के क्षेत्र में, चाय बागान के क्षेत्र में और शिपिंग के क्षेत्र में उन्होंने निवेश किया था। उन दिनों 1829 ईस्वी में उन्होंने कलकत्ता में यूनियन बैंक की स्थापना की थी, यूनियन बैंक याद रखिएगा। और बंगाल उड़ीसा में उनके पास बहुत बड़ी जमींदारी थी। बताते हैं कि ओपियम की शिपिंग में भी द्वारकानाथ टैगोर साहब जो थे, ओपियम की शिपिंग में भी संभवतः उनके कारोबार का कोई रिश्ता था, यानी उसमें भी उनके जो कारोबारी थे इन्वॉल्व थे। 1832 में उन्होंने रानीगंज की जो सबसे पुरानी कोयला खदान थी उसको उन्होंने खरीद लिया था, और ये बहुत ही समृद्ध खदान थी। इसका नाम रखा बंगाल कोल माइन। 1846 ईस्वी में उनका निधन हुआ ये, और 1832 में उन्होंने
रानीगंज की उस खदान को खरीदा था। तो ये एक रिश्ता जरूर माना जाता है कि टैगोर फैमिली से गाजीपुर का था। हो सकता है डायरेक्ट ना हो, इनडायरेक्ट हो, कि शिपिंग का जो व्यापार था दादाजी का, अब उसमें अगर ओपियम की शिपिंग भी का कारोबार में भी कोई उनकी हिस्सेदारी रही होगी, तो हो सकता है उस नाते भी एक कनेक्ट रहा हो। हमने कुछ हिस्से अमिताभ घोष की जो किताब है उसके भी पढ़े हैं, उसमें भी हल्का सा जिक्र आता है, लेकिन गाजीपुर का काफी उसमें जिक्र है। लेकिन दोस्तों, ये मुझे नहीं लगता है कि केवल ओपियम फैक्ट्री देखने या ओपियम फैक्ट्री में काम करने वाले अपने किसी एक रिश्तेदार से मिलने जुलने के लिए वो आए होंगे और फिर इतने दिनों तक वो रह गए, ऐसा नहीं लगता है। तो क्या कारण है? मुझे लगता है कि ये एक इंडिपेंडेंट रिसर्च का विषय है कि 6 महीना रविन्द्रनाथ टैगोर का गाजीपुर में रहना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन प्रथम दृष्टया यही लगता है कि वो जो उन्होंने किताबों में पढ़ा था वो किसी शांत जगह में रहना चाहते रहे होंगे, कोलकाता के कोलाहल से। हालांकि आज जैसा नहीं था कलकत्ता, उस समय काफ़ी शांत भी था कुछ इलाके, और जिस इलाके में इनका घर था वो तो काफ़ी, और कहीं भी वो कोठी ले सकते थे अगल बगल भी। लेकिन वो गाजीपुर में क्यों आए, ये अपने आप में बहुत दिलचस्प कहानी है। लेकिन गाजीपुर में उनको मज़ा आया, ऐसा लगता है। वो एक छोटे से चबूतरे पर बैठते थे और कुछ लिखते रहते थे, कुछ सोचते रहते थे। उनके साथ ज़्यादा लोग नहीं होते थे, बिल्कुल नहीं। सिर्फ वो अपने रिश्तेदार के पास बैठते थे, कुछ एक और आसपास के लोगों से जान पहचान हुई थी, ऐसा गाजीपुर के पुराने लोग बताते हैं। बताते हैं कि गाजीपुर की गंगा के किनारे एक खास जगह थी जहां वो लंबे काफी देर तक की बैठकी लगाते थे और बिना किसी से कोई गप किए कभी कभी परिवार के साथ भी निकलते थे, ऐसा लोग बताते हैं जो पुराने लोग हैं जिन्होंने अपने पूर्वजों से ये कहानियां सुनी हैं। मैंने गाजीपुर में कई लोगों से टैगोर साहब के बारे में पूछा। मैंने जब पिछली अपनी किताब में इसका जिक्र भी किया है टैगोर के गाजीपुर प्रवास को लेकर, कुछ लोग कहते हैं 6 महीने, कुछ लोग कहते नहीं थोड़ा उससे कम। बहरहाल मैं मानकर चलता हूं कि वो 5-6 महीना रहे। लेकिन दोस्तों, ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि गाजीपुर में रहने के बावजूद लोगों ने रविंद्रपुरी तो उस इलाके का नाम रखा है, लेकिन गाजीपुर में टैगोर का कोई बड़ा स्मारक नहीं है, कोई बड़ा स्मारक नहीं है, कोई मूर्ति भी नहीं है। वहां लॉर्ड कॉर्नवालिस की का स्मारक है, गवर्नर जनरल, जो गाजीपुर में ही जिसका निधन हुआ था बीमारी से, और लॉर्ड कॉर्नवालिस को परमानेंट सेटलमेंट के लिए याद किया जाता है। लेकिन अपने देश का महान जो लेखक, बुद्धिजीवी, गायक, गीतकार, कवि, नोबेल प्राइज विनर, उसका कोई स्मारक नहीं है गाजीपुर में। ये हम सब के लिए बेहद शर्म का विषय है। लेकिन हम तो एक आम नागरिक हैं, छोटे से पत्रकार हैं, साधारण। लेकिन जो लोग देश के संचालक हैं, सत्ता के संचालक हैं, यूपी के और भारत की सत्ता के, उनको इसकी कोई फिक्र नहीं, क्योंकि उनको अपने बड़े छोटे छोटे हित, छोटे छोटे इंटरेस्ट, वही उनको बहुत प्रिय लगते हैं। लेकिन एक इतना बड़ा आदमी, अपने मुल्क का इतनी बड़ी शख्सियत, नोबेल प्राइज विनर, एक इलाके में आकर इतने महीने रहता है, किताबें लिखता है, कविताएं लिखता है, और उसका कोई स्मारक नहीं है। मुझे लगता है गाजीपुर के ही नहीं, उत्तर प्रदेश के और देश के बड़े लोगों को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। तो दोस्तों, हम रविन्द्रनाथ टैगोर को आज याद कर रहे हैं, उन्हें सलाम, गाजीपुर को भी सलाम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।